Hello everyone, welcome to Dr. Meenu's Education Edge और दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। इस वीडियो में 2019 ऑडिटिंग पेपर के बचे हुए 35 क्वेश्चन की और एनालिसिस करेंगे हम। ऑडिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सो डोंट जस्ट स्टडी टू पास बट स्टडी टू गेन नॉलेज सो दैट इट कैन बी अप्लाइड टू अदर एग्जाम्स ऑल्सो। वीडियो कंप्लीट करने के बाद क्विज ज़रूर अटैम्प्ट करें टू चेक योर प्रोग्रेस एंड क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गिवन है एंड क्विज का नाम है लेट्स ऊज आउट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कीप योर पेन एंड रजिस्टर रेडी बिकॉज पेन और रजिस्टर के बिना हम काम नहीं करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 66। A reserve which is not apparent on the face of the बैलेंस शीट चिट्ठे में नहीं होता, दिखता नहीं है। सिंपल है, जनरल रिजर्व लिखा होता है चिट्ठे में, हमारे बैलेंस शीट में बिल्कुल गिवन होता है। रेवेन्यू रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन होते हैं। कैपिटल रिजर्व भी गिवन होता है। सीक्रेट रिजर्व गुप्त, गुप्त है ना, नाम से ही पता चल रहा है गुप्त संचय। तो गुप्त संचय क्या होते हैं, नहीं दिखाई देते हैं हमारे बैलेंस शीट में। चलो थोड़ा सा सीक्रेट रिजर्व के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्चुअली सीक्रेट रिजर्व को हम इंटरनल रिजर्व भी कहते हैं और ये क्रिएट किया जाता है ताकि नेट प्रॉफिट की जो फिगर्स हैं उन वो एक्चुअल से थोड़ी कम दिखाई जा सकें। और इट एग्जिस्टेंस मेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस बेटर देन व्हाट द बैलेंस शीट इज डिस्क्लोजिंग। यानी कि बैलेंस शीट में अगर हमारी ऑलरेडी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है और हमने सीक्रेट रिजर्व भी बनाए हुए हैं, दैट मीन्स हमारी पोजीशन और भी ज़्यादा अच्छी है। तो जनरली क्या है, जैसे बैंक्स होते हैं क्योंकि उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, इंश्योरेंस होती है या कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर सीक्रेट रिजर्व बनाते हैं। एडवांटेजेस क्या होती हैं सीक्रेट रिजर्व की, एक्चुअली ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करता है और ये एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देता है हमें कि हमें पता है कि कुछ अगर कंटिजेंसी है हमारे पास तो हमारे पास अलग से कहीं ना कहीं सीक्रेट रिजर्व हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अनफोर्सिन सिचुएशंस में। फिर अनहेल्दी कंपटीशंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो, आपके जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आप उनको शो भी कर रहे हो सब जगह, तो लोग क्या होंगे उस काम की तरफ या उस बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उस कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए भी आप सीक्रेट रिजर्व मेंटेन कर सकते हो। फर्दर सीक्रेट रिजर्व क्या करते हैं, जो हमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी टाइम टाइम टू टाइम फुलफिल करती रहती है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सीक्रेट रिजर्व की, क्योंकि ये सिर्फ रियल ओनर यानी कि मैनेजमेंट को ही तो पता होता है कि कितने सीक्रेट रिजर्व हैं। जो हमारे रियल ओनर हैं, शेयर होल्डर्स, उनको नहीं पता होता है। अब जो उनको नहीं पता होता है तो जो हमारे उनका जो एक फेथ होता है, वो ट्रस्ट होता है मैनेजमेंट में, तो वो क्या होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमने सीक्रेट रिजर्व रखे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं, हमारी एक्यूरेट जो पिक्चर है वो शो नहीं कर रहे हैं, फेयर नहीं है। और फिर जो हमारे सीक्रेट रिजर्व मेंटेन करे हुए हैं, ठीक है, तो जो हमारे मैनेजमेंट है अगर कोई फ्रॉड किया है या कुछ और इनएफिशिएंसी है उसको भी वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हाइड अप कर सकते हैं। क्लियर। इन वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी एंड ऑडिटर सी दैट, जब भी लायबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन करते हैं, मींस हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ हैं, क्या एक्चुअल में लायबिलिटीज़ हैं, तो उनको वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग है ऑल लायबिलिटीज़ आर शोन इन क्लियरली इन द बैलेंस शीट, ऑडिटर को ये देखना होता है। फिर सारे के सारे जो है वो बिजनेस से रिलेटेड हैं, ये भी देखना होता है। सारी की सारी जो लायबिलिटी है वो सही भी हैं और ऑथोराइज भी हैं, ये भी देखना होता है। तो मीन्स ये सारी की सारी चीज़ें एक ऑडिटर को देखनी होती हैं कि ये सब हैं। तो आंसर क्या हुआ हमारा, ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा सा वेरिफिकेशन को भी देख लेते हैं। एक्चुअली वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी का जो एम होता है वो क्या होता है, जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं वो प्रॉपरली डिस्क्लोज हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वैल्यूड हैं सही से, मीन्स मिस वैल्यूड नहीं है, क्लासिफाइड हैं और बैलेंस शीट में दिखाई गई हैं। तो कुछ चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। और ये भी कहा गया है कि द ऑडिटर इज लायबल फॉर द ओमिशन ऑफ लायबिलिटी, अगर कोई लायबिलिटी नहीं है बैलेंस शीट में तो उसके ओमिशन के लिए ऑडिटर को लायबल ठहराया जा सकता है। और ये जो केस था वो क्या था, वेस्टमिनिस्टर रोड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। इस केस में ये डिसीजन दिया गया था कि ऑडिटर लायबल है अगर हमारी लायबिलिटीज़ नहीं है बैलेंस शीट में से ओमिट कर दी गई हैं। तो ऑडिटर को क्या देखना होगा इसमें कि सारी लायबिलिटीज आर द क्लियरली स्टेटेड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट।
बिजनेस से ही रिलेटेड हैं और किसी ऑथोराइज करेक्ट ऑथोराइज पर्सन से क्या है वो सर्टिफाइड हैं एंड दे आर शोन इन द बैलेंस शीट एट द एक्चुअल फिगर्स। कोई मैनिपुलेशंस नहीं है, बिल्कुल जितनी भी लायबिलिटी है उतनी ही लायबिलिटी शो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविडेंड कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ। डिविडेंड को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो पहले देखते हैं कहाँ से कर सकते हैं। ऑब्वियसली रेवेन्यू प्रॉफिट से करते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट से, कैपिटल प्रॉफिट से भी हम करते हैं। तो जब कैपिटल प्रॉफिट से करते हैं तो ये दोनों तो आ गए, तो ये तो हमारा क्या हुआ, एलिमिनेट हो ही गया। अब बात आती है कैपिटल रिसिप्ट्स की। अगर हम कैपिटल रिसिप्ट में बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट क्या हो सकती है हमारी, सेल ऑफ फिक्स एसेट भी हो सकती है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो क्या सेल ऑफ फिक्स एसेट की जो हमारी रिसिप्ट है उससे हम डिविडेंड पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दैट मीन्स कैपिटल रिसिप्ट से हम डिविडेंड पेमेंट नहीं कर सकते। सो द आंसर इज ए। सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, ये इसमें अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा, लेकिन इसमें से डिविडेंड का कोई और भी पॉइंट आगे से आ सकता है। तो हम बात करें सोर्सेज ऑफ डिविडेंड कहाँ से एक कंपनी पे कर सकती है। तो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ, इट कैन बी पेड बाय प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फंड। जो भी हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है या प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल प्रॉफिट हैं वहाँ से भी हम वहाँ से ही पे करते हैं, लेकिन उससे पहले डेप्रिसिएशन के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट हमने कर दिया हो तो। देन इट कैन ऑल्सो बी पेड आउट ऑफ द मनी विच सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड अगेंस्ट ए गारंटी। कभी कभी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी कंपनी की गारंटी लेती हैं कि डिविडेंड पेमेंट की। अगर ऐसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी ली हुई है तो उस केस में उस अमाउंट से डिविडेंड पे किया जा सकता है जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। नाउ कुछ प्रोविजंस है जैसे ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले उसे कुछ ना कुछ अमाउंट कुछ परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है, उसके अपने अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। फिर जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर्स का, वहाँ से भी हम डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हैं। और वो कहाँ से करेंगे हम, फ्री रिजर्व से। ऐसा नहीं है कि हमने रिजर्व बनाया किसी पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर लायबिलिटी है उस रिजर्व पे, तो वहाँ से हम पेमेंट नहीं कर सकते। दैट रिजर्व मस्ट बी फ्री। फिर डिविडेंड डिक्लेयर ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरली डन इन द जनरल मीटिंग। जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल होगा, ठीक है। एंड देयर कैन नॉट बी डिक्लेरेशन डिविडेंड अनलेस द सेम इज अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ जनरल मीटिंग बोर्ड एंड बाय द जनरल बॉडी ऑफ द कंपनी। जब एजीएम में वो क्या होगी, पास भी हो जाएगा, उससे पहले हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। नाउ सेपरेट अकाउंट फॉर डिविडेंड, हमें एक जब भी डिक्लेयर हमने डिविडेंड कर दिया तो विद इन 5 डेज हमें उस डिविडेंड को एक सेपरेट अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। डिविडेंड कैश में ही पे कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भी पे कर सकते हैं, कैश इक्विवेलेंट में भी पे कर सकते हैं, बट इन जनरल फॉर्म क्या होनी चाहिए, कैश होनी चाहिए। तो फेलियर ऑफ सेक्शन 73 एंड 74, एक्चुअली 73 और 74 जो सेक्शन है हमारे कंपनी एक्ट 2013 के, वो पब्लिक बोरोइंग से कुछ कंपनी जो बोरो करती है तो उसके रिगार्डिंग कुछ हमारे कंप्लाइंसेस हैं। तो अगर वो कंप्लाइंसेस कंपनी फुलफिल नहीं करती है, फेलियर हो जाती है उनको करने में, तब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो ये कुछ छोटे से कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकते हैं आपके। Now, which of the following statement is correct? Valuation is not a part of verification. एक काम करते हैं, हम एक बिल्डिंग लेते हैं, बिल्डिंग है हमारी बैलेंस शीट में 1 लाख की, ठीक है, वैल्यू है 1 लाख। नाउ अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, बिल्डिंग को वेरीफाई करना है। वैल्यूएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। अगर मुझे बिल्डिंग को वेरीफाई करना है तो क्या मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा कि बिल्डिंग वाकई में क्या 1 लाख की है, मीन्स वैल्यूएशन क्या हुआ, पार्ट हो गया ना वेरिफिकेशन का। पहले मैंने क्या किया, 1 लाख की इन्होंने बैलेंस शीट में अगर शो कर दी है तो मुझे ये देखना है ना क्या वाकई में वो 1 लाख की है। अगर है तो मैं उसको वेरीफाई करूंगी, अगर नहीं करूंगी तो वैल्यूएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ वैल्यूएशन इज द बेस ऑफ वेरिफिकेशन। फिर यहीं लेते हैं, अभी हमने बिल्डिंग को वेरीफाई किया बट उससे पहले हमने ये देख लिया कि इसकी वैल्यू क्या है। दैट मीन्स वैल्यूएशन बिकम्स द base for the verification. This is right answer. Verification is the part of valuation. वैल्यूएशन तो पार्ट है वेरिफिकेशन का, ये हम प्रूव कर चुके हैं, बट वेरिफिकेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन। वेरिफिकेशन क्या है हमारा, वाइडर है, ठीक है, और जबकि वैल्यूएशन क्या है, वेरिफिकेशन के अंदर आता है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। So this is also wrong. Verification and valuation are the same thing. Same नहीं है, but they are complementary to each other. Now the answer is B. Valuation is the base of verification.
एज पर कंपनीज एक्ट 2013 टेबल एफ इज द सब्सटीट्यूट ऑफ, टेबल एफ किसका सब्सटीट्यूट है? तो टेबल एफ इज द सब्सटीट्यूट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, देखो टेबल जो है हमारे, इसमें अभी हम एक है हमारे पास कुछ मैटर देखें। कंपनी एक्ट में कितने हमारे 7 शेड्यूल हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 7 शेड्यूल हैं। 4 शेड्यूल में आते हैं हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड दैट आर कवर्ड अंडर सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। शेड्यूल सेकंड में आता है डेप्रिसिएशन, सेक्शन 123। शेड्यूल थर्ड में बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज सेक्शन 129। शेड्यूल फोर्थ में आता है हमारा कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और सेक्शन है 149। देखो जब भी हम कंपनी एक्ट पढ़ते हैं तो एक जर्नल आइडिया हमें होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक, या कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे सेक्शंस हैं, होने के लिए तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, सारे हमें याद नहीं रखने होते हैं, बट कुछ स्पेशल होते हैं जिनको हमें याद रखना होता है कि ये एक सीक्वेंस है, यहाँ तक हमारे डायरेक्टर्स आते हैं, यहाँ हमारे ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट हैं, इसमें हमारा मेमोरेंडम है, इसमें हमारा आर्टिकल है। तो एक जर्नल आइडिया हमें ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। तो कंपनी एक्ट के जो जर्नल कुछ हमारे आर्टिकल्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं, वो ज़रूर हमें याद होने चाहिए। तो अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर आते हैं हमारे सेक्शन 196 और 197 में। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है 55 एंड 186 में, एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR आता है 135 में। उसके बाद हमारे टेबल्स हैं, ये देखो टेबल ABCDE। ठीक है, ये 5 टेबल हैं, दे आर ऑल अ फॉर्म ऑफ MOA। ये पांचों हमारे MOA की फॉर्म है, बट डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है। हर कंपनी के लिए दीज आर द रेडीमेड। ठीक है, रेडीमेड है ये। अगर कंपनी अपना मेमोरेंडम नहीं बना रही है तो कंपनी, अगर इस तरह की कंपनी है, वो उस पर्टिकुलर टेबल को अडॉप्ट कर सकती है। जैसे एक कंपनी है, एक जर्नल, जो हम जर्नल कंपनीज की बात करते हैं, वो हमारी होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय एक शेयर अगर है और वो अपना मेमोरेंडम नहीं बना रही है, तो इट कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द टेबल ए। तो टेबल ए एक तरह से क्या करता है, एक रेडीमेड सॉल्यूशन की तरह काम करता है हमारा। क्लियर? और ऐसे ही अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, नो शेयर कैपिटल है, तो बी अडॉप्ट करेगी। फिर ऐसे ही अगर लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल भी है, तो सी अडॉप्ट करेगी। तो दिस इज लाइक दैट। एंड फिर आते हैं हमारे टेबल FGHIJ। ये 5 टेबल हैं एंड दे आर रिलेटेड टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जर्नल जिस हम कंपनी की बात करते हैं, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा, अगर कंपनी अपना नहीं बना रही है स्पेशली, तो वो एक फ्रेमवर्क, एक ब्लूप्रिंट जो लेगी, कहाँ से लेगी? टेबल F से लेगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द चार्टर ऑफ द कंपनी। चार्टर मतलब, चार्टर क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर? तो कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है? ये चार्टर किसको कहा जाता है? दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का चार्टर कहा जाता है, क्योंकि एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी और आउटसाइडर की रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है हमारा? इंटरनल है, इट इज इंटरनल। तो कंपनी की रिलेशनशिप विद इन इंटरनल एम्प्लॉयज़ हुआ, उसके मैनेजमेंट हुआ, उसके डायरेक्टर्स हुए, उन सबसे उसकी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, और वो सारे क्लोजेस हैं। जबकि मेमोरेंडम क्या है? कंपनी और आउटसाइड, जो आउटसाइडर्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग जो भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है, वो मेमोरेंडम के थ्रू होती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ important document, that's why it is called charter of the company. For alteration in the memorandum of association, whose approval is necessary? तो अप्रूवल के लिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अप्रूवल के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर हमें कोई भी क्लोज चेंज करना है, नेम क्लोज चेंज करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज चेंज करना है, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की, अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 26 किससे रिलेटेड है हमारा? सेक्शन 26 इज रिलेटेड टू द प्रोस्पेक्टस। अभी मैंने बताया कि कुछ जर्नल आइडिया ज़रूर हमें होना चाहिए सारे आर्टिकल्स का, सेक्शंस का। तो देखो प्रोस्पेक्टस हो गया हमारा 26। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अभी हमने बताया, मेमोरेंडम क्या है? दिस इज सेक्शन 4। आर्टिकल क्या है? सेक्शन 5 है। और मिनट बुक्स क्या है? मिनट्स बुक्स आती हैं हमारी 118 में। ठीक है,
तो मिनट्स जो लिखी जाती हैं वो आती हैं 18 में, और इंस्पेक्शन ऑफ मिनट बुक्स आता है हमारा 119 में। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हमने चारों को पता कर लिया है कि हमारे कौन से, और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है हमारा प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय होम द स्पेशल ऑडिट ऑफ द कंपनी इज गेट डन। कौन कराता है स्पेशल ऑडिट? ठीक है, स्पेशल ऑडिट कराती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। जब भी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं दे आर नॉट फेयरली मैनेज्ड, और इस मैनेजमेंट से और यहाँ से उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, उस पर्टिकुलर कंपनी को कुछ नुकसान हो सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल ऑडिट के लिए कह सकती है कि कंपनी का स्पेशल ऑडिट कराया जाता है। तो ये किस सर्कमस्टेंसेज में होता है? सब स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में स्पेशल ऑडिट किया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या अपॉइंट करती है? सीए अपॉइंट करती है इसके लिए। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? देखो, ऑडिटिंग का क्या हुआ? जर्नल हुआ। और इन्वेस्टिगेशन क्या हर कंपनी की इन्वेस्टिगेशन की जाती है? नहीं की जाती ना। जब रिक्वायरमेंट होती है, जब कोई स्पेशल पर्पस अराइज होता है, तभी हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देते हैं। अदरवाइज इन जर्नल सेंस में इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। सो द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्पेसिफिक। कब करा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन? फॉर द एडमिशन टू द पार्टनरशिप। जब भी कभी किसी पार्टनर को एडमिशन लेना है पार्टनरशिप में, तो वो ये इन्वेस्टिगेट कराएगा कि जो भी इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं क्या वो करेक्ट हैं, या उसको लॉस तो नहीं होगा आगे पार्टनरशिप में जाके। बिजनेस अगर परचेज करना है, किसी को कोई बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो हम इन्वेस्टिगेट तो करेंगे कि इधर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर करेक्ट और नॉट। क्रेडिटर भी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। कहीं अगर कोई डाउट है कि कुछ एरर्स हैं या फ्रॉड्स हैं, तो उनको जानने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन कराई जा सकती है। इवन जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, वो भी इसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं। सॉरी, ऑर्डर नहीं, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आउटसाइडर्स हैं, क्रेडिटर्स हुआ, बैंक हुआ, गवर्नमेंट हुआ, तो आउटसाइड पार्टीज भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकती हैं। इफ़ द प्रॉफिट एंड लॉस आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई एंड लो, कभी कभी होता है ना कि एक नॉर्मल प्रॉफिट जा रहा है, कभी हमारा 1 लाख का प्रॉफिट जा रहा है, अचानक ही हमारा 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा ना, स्पेशल सर्कमस्टेंसेज है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई या लो अगर प्रॉफिट है, तब भी हम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। नाउ इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। देखो, एक सीक्वेंस है हमारा। सीक्वेंस क्या है? आती है हमारी बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के क्या बाद आता है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के बाद क्या आता है? ऑडिटिंग। और फिर क्या आता है? इन्वेस्टिगेशन। तो जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है, अकाउंटिंग शुरू होती है। अकाउंटिंग एंड होती है, ऑडिटिंग शुरू होती है। ऑडिटिंग एंड होती है, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। नाउ द क्वेश्चन इज, इन्वेस्टिगेशन बिगिंस व्हेन ऑडिटिंग एंड्स। इन्वेस्टिगेशन इज गेट डन बाय proprietor of the firm, outside parties, above A and B both, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा चलो, इसका आंसर दे दो, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बता दो, कौन सा है, ए बी सी या डी। नेक्स्ट, फॉर नेग्लिजेंस ऑफ द ऑडिटर्स लायबिलिटी इज। अगर ऑडिटर नेग्लिजेंस शो करता है, ठीक है, तो क्या लायबिलिटी है उसकी? क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल, अदर लायबिलिटी, या कोई भी नहीं? फॉर नेग्लिजेंस द लायबिलिटी इज सिविल लायबिलिटी। ठीक है। और नेग्लिजेंस क्या होता है? मिसफिनेंस, कर्तव्य भंग। और नेग्लिजेंस क्या होता है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी। आपकी जो ड्यूटी है वो आपने अच्छे से नहीं करी है। या मिसफिनेंस क्या होता है? जो आपका कर्तव्य था वो आपने कर्तव्य भंग किया है अपना। तो नेग्लिजेंस ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और मिसफिनेंस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है। बट देखो, इसमें भी एक चीज़ है, एक ऑडिटर इज नॉट लायबल फॉर लॉस विदाउट नेग्लिजेंस एंड नेग्लिजेंस विदाउट लॉस। नॉट लायबल, ये भी पॉइंट है हमारा, आ सकता है बिल्कुल इसका क्वेश्चन बहुत अच्छे से। नॉट लायबल फॉर नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस विदाउट लॉस एंड लॉस विदाउट नेग्लिजेंस। अगर नॉट लायबल फॉर नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस है लेकिन लॉस नहीं हुआ है, तो भी उसको लायबल नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है।
और अगर लॉस हुआ है कंपनी को लेकिन उसकी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुआ है, तब भी उसको लायबल नहीं ठहराया जा सकता। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में ही, इसको भी उल्टा सीधा इधर उधर करके आपके वर्ड्स को दे सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट 79, द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी इज मेड। गवर्नमेंट कंपनी का अपॉइंट ऑडिटर जो होता है वो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसको आप थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देख लीजिए। देखो, गवर्नमेंट कंपनी रिफर्स टू द कंपनी दैट ओन्ड या कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बोथ। क्लियर? तो गवर्नमेंट कंपनी हुई जो गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। नाउ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 60 डेज। तो सबसे पहले किसका राइट है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का, कैग का। और कैग क्या है, किसकी संस्था है? कैग सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? पहला ऑडिटर अपॉइंट करेगी। नाउ सेकेंड थिंग, अगर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल फेल टू अपॉइंट, अगर ये अपॉइंट नहीं कर पाया, देन कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज में। तो 60 डेज तो इनको यहाँ मिल गए और 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिल गए। क्लियर हुआ? कैग करेगा। अगर 60 डेज में विद इन द टाइम फ्रेमवर्क नहीं कर पाए तो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। इन केस द थर्ड सिचुएशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑल्सो फेल्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं कर पाए फर्स्ट ऑडिटर, देन दे शेल इन्फॉर्म द मेंबर ऑफ द कंपनी। मेंबर ऑफ द कंपनी मीन्स शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेंगे एंड देन द शेयर होल्डर विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 60 डेज एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग। फिर क्या करेंगे? फिर इनको 60 डेज मिलेंगे मेंबर्स को, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ईजीएम क्या करेंगे? फिर एक ईजीएम बुलाएंगे और उस ईजीएम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा और वो बोर्ड ऑफ ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा और वो ऑडिटर नेक्स्ट एजीएम तक अपना काम करेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी इज फर्स्टली मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड? कौन से सेक्शन के अंदर अपॉइंट होता है भाई हमारा ऑडिटर? दिस इज सेक्शन 139। तो दिस इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। बाकी के सेक्शन भी देख लेते हैं। सेक्शन 143 इज रिलेटेड टू द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ठीक है, और 145 आता है हमारा ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। जब ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना है उसे, तो ऑडिट रिपोर्ट देनी है, सबमिट करनी है, दैट कम्स अंडर 145। और 245 थोड़ा सा अलग है। ये हमारी अपील है ट्राइब्यूनल में, अपील टू ट्राइब्यूनल, नेम टू रिमूव द नेम, टू रिमूव द नेम फ्रॉम द रजिस्टर। जब भी कंपनी को अपना नाम रजिस्टर से हटवाना होता है, मीन्स वाइंडिंग अप हो रहा है, तब क्या होगा? ये सेक्शन हमारा काम में आएगा। तो दीज 3 आर इम्पोर्टेंट सेक्शंस। 39 में अपॉइंटमेंट है ऑडिटर का, 143 में पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर हैं और 145 में ऑडिटर हैज़ टू साइन द रिपोर्ट। नेक्स्ट, इंटरिम ऑडिट मीन्स ऑडिट विच इज कंडक्टेड बिटवीन द टू फॉलोइंग ऑडिट। दो अंकेक्षणों के मध्य में जो कराया जाता है वो कौन सा ऑडिट होता है? ठीक है, दैट इज इंटरनल ऑडिट। एक मिनट, इंटरिम ऑडिट मीन्स टू एनुअल ऑडिट्स, सॉरी, टू एनुअल ऑडिट्स के बीच में जो कराया जाता है ये है हमारा इंटरिम ऑडिट। और इंटरिम ऑडिट कब कराया जाता है? जैसे अगर हमें इंटरिम डिविडेंड पे करना है, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड अगर पे करना है तो बीच में ही हमें पता होता है ना हाफ ईयरली में कि हमारी कितना क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है। ठीक है, तो और जहाँ हमें हाफ ईयरली स्टेटमेंट अगर कहीं देने हैं तब भी हम क्या कराते हैं? इंटरिम ऑडिट कराते हैं। तो इंटरिम ऑडिट दो एनुअल जो ऑडिट होते हैं उनके बीच में कराया जाता है इंटरिम ऑडिट। डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड द परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम एनी कोज। ये एक डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन की, किसने दी है? देखो यहाँ एक की पॉइंट है, एसेट फ्रॉम, जर्नली हम डेप्रिसिएशन में क्या पढ़ते हैं? नॉर्मल वियर एंड टीयर पढ़ते हैं ना, नॉर्मल वियर एंड टीयर। कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टीयर। बट यहाँ इस डेफिनेशन में एक की वर्ड है एसेट फ्रॉम एनी कॉज, किसी भी कारण से अगर वैल्यू में कमी आती है तो वो डेप्रिसिएशन है। और ये किसने दी है? दिस इज गिवन बाय आर.एन. कार्टर। क्लियर? आर.एन. कार्टर, दिस इज आर.एन. कार्टर ने दी है हमारी डेफिनेशन।
नेक्स्ट, if the price of machine is 55,000 प्राइस है, इंस्टॉलेशन 2500, स्क्रैप वैल्यू 500, एज लाइफ है 10 ईयर, डेप्रिसिएशन क्या होगा, वेरी सिंपल, तो 55,000 कॉस्ट हो गई, इंस्टॉलेशन हो गए दिस, तो टोटल अमाउंट हुआ हमारा कैपिटलाइज कितना हुआ 57,500। नाउ स्क्रैप को माइनस कर देंगे, स्क्रैप माइनस कर दे, दिस इज 52,500। अब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो स्क्रैप माइनस करके 10 से डिवाइड करा तो क्या आया हमारा 5250, तो 5250 इज द करेक्ट आंसर। डेप्रिसिएशन हुआ हमारा एनुअल 5250। इट इज़ अ जनरल रूल दैट नो कंपनी कैन पे डिविडेंड, कहाँ, नो कंपनी कैन पे, सॉरी डिविडेंड नहीं, नो कंपनी कैन पे, कंपनी नहीं पे कर सकती डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, पे करती है, बिल्कुल करती है भाई, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर भी करती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं करती ना, बिल्कुल नहीं करती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर करती है, देखा है कभी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता भाई, वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। कैपिटल पे इंटरेस्ट किसको दिया जाता है, कैपिटल तो समझो कि एक तरह से क्या होगी, बोरिंग्स होगी, और जो शेयर होल्डर है वो कौन है, ओनर है ना, कंपनी के ओनर है, तो उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसिप्ट इज कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज, कोई भी रिसिप्ट अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो वो क्यों है, पूंजीगत प्राप्ति क्यों है। इट इज़ क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कोई ट्रांसफ़र नहीं होती है, अगर कैपिटल रिसिप्ट भी है तो वो कैपिटल में नहीं जाती है। क्लियर। इट इज़ रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स, बिल्कुल। अमाउंट लार्ज है जी, नहीं, अगर अमाउंट लार्ज है तो डेफर्ड रेवेन्यू भी तो हो सकती है ना, पढ़ा है ना हमने डेफर्ड रेवेन्यू, तो अगर अमाउंट लार्ज है तो डेफर्ड रेवेन्यू हो सकती है। करंट ईयर में, करंट ईयर में तो रेवेन्यू भी हम जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो भी करंट ईयर की रिसिप्ट होती हैं, तो ये तो गया, ये भी गया, नाउ ये भी गया, और फिक्स एसेट। देखो कैपिटल रिसिप्ट पे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने देखी होगी तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती हैं, दो स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कैपिटल रिसिप्ट के लिए। एक तो इट क्रिएट अ लाइबिलिटी, ठीक है, इट क्रिएट अ लाइबिलिटी क्रिएट की है, और दूसरा रिडक्शन इन फिक्स एसेट, क्रिएट अ लाइबिलिटी। अब देखो हमने शेयर इशू करे, शेयर इशू करे तो शेयर इशू करे तो क्या हुई, कैपिटल होगी, लाइबिलिटी साइड में आई। डिबेंचर इशू करे, लाइबिलिटी होगी, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स। लोन लिया, कैपिटल रिसिप्ट आई, लेकिन लोन लिया तो क्या हुई, लाइबिलिटी क्रिएट हुई, दैट मीन्स कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है, विच क्रिएट अ लाइबिलिटी, एंड सेकंड रिडक्शन इन द फिक्स एसेट्स, हमने सेल करा फिक्स एसेट को, तो फिक्स एसेट क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑथराइज टू अपॉइंट द ऑडिटर ऑन द कैजुअल वैकेंसी। अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, तो ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका भी थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस, और देखो कैजुअल वैकेंसी जो होती है वो कहाँ आती है हमारी 139 सब सेक्शन 8 के अंदर आती है, इसका सेक्शन भी आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 139 8 के अंदर सब सेक्शन 8 के अंदर आएगी। अगर कोई भी कंपनी है दैट इज नॉट, उसका ऑडिट जो है, उसका ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जर्नल, कैग अपॉइंट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो उसके जो कैजुअल वैकेंसी है दैट विल बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। पहला पॉइंट हुआ। ऑडिट, सिंपल सी लैंग्वेज देखो, ऑडिट अगर कंडक्ट, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो रहा है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से, हमें पता है गवर्नमेंट कंपनीज के जो ऑडिटर है वो कौन अपॉइंट करता है, कैग अपॉइंट करता है। कैग मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज़ अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ तो यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन सबके जो भी बोर्ड ऑफ जो भी कैजुअल वैकेंसी फिल होगी वो कौन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे विद इन 30 डेज। बट कैजुअल वैकेंसी अगर अराइज हो रही है रेजिग्नेशन में, देखो डेथ से भी हो सकती है, रिटायरमेंट से भी हो सकती है, लेकिन अगर रेजिग्नेशन से हो रही है दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, पर्सन जो ऑडिटर है वो क्या कर रहा है, रिजाइन कर रहा है, देयर मे बी सम रीजंस, तो उस केस में जो भी अपॉइंटमेंट होगा दैट शैल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन द जर्नल मीटिंग, जो हमारी एजीएम होगी उसमें उसका अप्रूवल होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ कंपनी हुज अकाउंट आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी, कौन करता है, गवर्नमेंट कंपनी के ही तो करता है कैग।
तो उस केस में कौन करेगा? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करेगा, भरेगा कैजुअल वैकेंसीज को। एंड प्रोवाइडेड अगर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने नहीं भर पाया है किसी कारण से, तो कौन भरेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भरेंगे विद इन 30 डेज। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसमें से भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नाउ हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स आर देयर? ऑडिट रिपोर्ट कितनी तरह की होती हैं? 2 रिपोर्ट होती हैं ऑडिट रिपोर्ट। नेचर के बेसिस पे अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर 2 होती हैं। फर्स्ट वन इज क्लीन क्लीन रिपोर्ट एंड सेकंड वन इज क्वालिफाइड रिपोर्ट। और जो हमारी क्लीन रिपोर्ट होती है इसको हम अनक्वालिफाइड रिपोर्ट भी कहते हैं। क्लियर? क्वालिफाइड रिपोर्ट कब होगी? क्लीन रिपोर्ट का मतलब है एवरीथिंग इज गुड, फिट एंड फाइन, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑडिटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वालिफाइड रिपोर्ट कब होती है? व्हेन इट कंटेन्स सम एरर्स, सम इरेगुलरिटीज, ठीक है, कुछ कंप्लेंट्स हैं। तो इन केसेस में एक्सप्लेनेशन के लिए ऑडिटर क्या इशू करता है? एक क्वालिफाइड रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से मत कंफ्यूज होना, क्लीन रिपोर्ट मतलब अच्छी साफ सुथरी रिपोर्ट होगी, क्लीन रिपोर्ट, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। एंड सेकेंड इज क्वालिफाइड रिपोर्ट जहाँ कुछ गलतियाँ हैं। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑडिटर शुड सबमिट इज रिपोर्ट? देखो ये हमने अभी आपको बताया है, याद करिए थोड़ा सा। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन आया था और मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। अगर ध्यान से देख रहे होंगे आप वीडियोस तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, अभी एकदम से याद आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अ क्लीन ऑडिट रिपोर्ट इज वन इन विच ऑडिटर, क्लीन अभी हमने बताया क्लीन साफ सुथरी स्वच्छ बिल्कुल, है ना, स्वच्छ रिपोर्ट है। वो कहाँ से आया आपका? अच्छा, क्या कह सकते हैं इसको हम? डिस्क्राइब सम एरर्स। क्लीन रिपोर्ट में क्या एरर्स होते हैं? नहीं होते। फ्रॉड होते हैं, मतलब डिस्क्राइब करते हैं कि कहीं फ्रॉड है, नहीं है। एरर फ्रॉड डिस्क्राइब करती है, नहीं। तो क्लीन रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट थी? दैट डजंट डिस्क्राइब एनी एरर्स, फ्रॉड्स एंड इरेगुलरिटीज। क्लियर हुआ? अच्छा, एक क्वेश्चन हमने अभी ये देखा था 41, एक बार इनको देख लेते हैं चलो, क्योंकि हमने इसमें सेक्शन में अभी 4 सेक्शन है तो चारों को देखना था एक बार, तो फिर से कर लेते हैं इसको। 140 जो है हमारा सेक्शन, दैट इज रिलेटेड टू द रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। और 141 किससे है हमारा? एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। और 142 है हमारा रेमुनरेशन। और तो 140 क्या हुआ हमारा? ऑडिट रिपोर्ट से हुआ। क्योंकि मैंने इसलिए इस करा दिया क्योंकि 3 क्वेश्चन 3 और थे ना इसमें सब सेक्शन, तो मुझे कराने थे ये, दैट्स वाई आपको याद रहेगा यहाँ से। तो ये 40, 41, 42 एंड 45 तो आप कर लीजिएगा अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सेक्शन 145। एन ऑडिट रिपोर्ट बियरिंग क्वालिफिकेशंस। अब ऑडिट रिपोर्ट जिसमें क्वालिफिकेशंस हैं दैट इज़ नोन एज, देखो क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या थी हमारी? क्लीन रिपोर्ट, सॉरी अनक्लीन, सॉरी दिस इज अनक्वालिफाइड रिपोर्ट थी हमारी क्लीन रिपोर्ट, ये भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट बियरिंग क्वालिफिकेशन जिसमें क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्वालिफिकेशन मीन्स कुछ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर होती हैं ऑडिटर को मैनेजमेंट से, दैट इज नोन एज क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्लियर? तो क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या है? एरर्स हैं, कुछ फ्रॉड लग रहा है कि कुछ हो सकते हैं, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑडिट रिपोर्ट बेयरिंग क्वालिफिकेशन इज क्वालिफाइड रिपोर्ट। अ कंपनी ऑडिटर एट द टाइम कैन नॉट बी ऑडिटर मोर देन, कितनी में नहीं हो सकता? सिंपल 20 में नहीं हो सकता, 20 से ज़्यादा वो ऑडिट नहीं कर सकते हैं। इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑडिटर सबमिट हिज रिपोर्ट टू, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? दीज आर सबमिटेड टू द शेयर होल्डर इन AGM। क्लियरली? जर्नली क्या होता है, जो ऑडिटर होता है वो कंपनी सेक्रेटरी को देता है और सेक्रेटरी उसको किसके कहाँ रखता है? शेयर होल्डर के पास रखता है। तो ऐसा नहीं है कि ऑडिटर जाता है शेयर होल्डर के पास और उनको
रिपोर्ट देता है। तो एक प्रोसीजर होता है कि ऑडिटर अपने जो क्योंकि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो क्या होता है, लॉ ऑफिसर होता है कंपनी का। तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट उसको देता है और वो क्या करते हैं, एजीएम में शेयर होल्डर के सामने उस रिपोर्ट को रखते हैं। नाउ द अल्ट्रेशन ऑफ द फिगर आफ्टर ऑडिट इज लिमिटेशन ऑफ, लिमिटेशन किसकी है, ये कौन सा ऐसा ऑडिट है जिसमें हम करने के बाद, यानी कि सीमा है ये, किसमें करने के बाद हम चेंज कर सकते हैं अपने आंकड़ों को, अपनी फिगर्स को। फाइनल ऑडिट बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट में होता है। तो फाइनल ऑडिट कराने के बाद तो रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, तो वहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं है चेंज करने की। पीरियोडिक ऑडिट, यही तो होता है फाइनल ऑडिट को ही सेकंड नेम क्या है, पीरियोडिक ऑडिट है। फिर है इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिटर अलग से अपॉइंट होते हैं, ठीक है। फिर होता है हमारा कंटिन्यूस ऑडिट। देखो कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है, ऑडिट लगातार पूरे साल चलता रहता है, ठीक है, कंटिन्यूस चलता रहता है। सपोज करो पहले दिन कोई भी जो पर्सन था उसने कुछ डेटा कलेक्ट किया, कुछ फिगर्स इकट्ठी करी, अगले दिन क्या हुआ, उसके मन में कुछ आया, उसने इन फिगर्स को चेंज कर दिया, क्योंकि पूरे साल जो काम है वो उनके हाथ में रहता है। तो मैनिपुलेशंस हो सकते हैं किसमें, कंटिन्यूस ऑडिट में। एन ऑडिटर कैन बी हेल्ड लाइबल अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 4। देखो जो ऑडिटर की लाइबिलिटी है वो कई सारे जो लॉज हैं उनके अंदर भी आती हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर जो उसकी लाइबिलिटी आती हैं वो कौन सी होती है, दैट इज नेग्लिजेंस। हमने पढ़ा नेग्लिजेंस और मिसफेसेंस, ठीक है, मिसफेसेंस है और नेग्लिजेंस है। और कौन सी लाइबिलिटी है, एक हमारी क्रिमिनल लाइबिलिटी है, सिविल ऑफेंस, सिविल ऑफेंस की लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आती हैं, नेग्लिजेंस, मिसफेसेंस और सिविल ऑफेंस लाइबिलिटी आती है हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट के अंदर। अब इसमें इनकम टैक्स के अंदर एक्ट के अंदर भी उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, आईपीसी के अंदर भी उसकी लाइबिलिटीज़ हैं। तो ये देखो लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर नेग्लिजेंस मिसफेसेंस हो गया। लाइबिलिटी कंपनी एक्ट के अंदर कौन सी है, मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस अगर है तो ऑडिटर को लायबल ठहराया जा सकता है। क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है कंपनी एक्ट में। फिर आईपीसी के अंदर भी इसके इसके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी उन्होंने ऑडिटर पर कुछ लाइबिलिटीज़ लगाई हुई हैं। लाइबिलिटी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी है। और थर्ड पार्टीज़ के लिए भी लाइबिलिटी है, नेग्लिजेंस की और फ्रॉड की, ठीक है। तो दीज आर द लाइबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। विद इन हाउ मैनी डेज डिविडेंड मस्ट बी पेड आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन, डिक्लेयर होने के कितने दिन के बाद हमें करना है ये पेमेंट, 30 डेज। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, 30 डेज के अंदर अंदर हमें डिविडेंड को पे करना है। और 96 प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाता है, बहुत सिंपल आंसर है कैपिटल प्रॉफिट। जो भी इनकॉर्पोरेशन हुआ अभी अर्न नहीं किया है एंड दैट इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट इज कैपिटल प्रॉफिट कैन बी यूटिलाइज्ड इन, कैपिटल प्रॉफिट को कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं हम, देखो कैपिटल प्रॉफिट को हम सबसे पहले ये देखो कैपिटल लॉस, कैपिटल प्रॉफिट अगर है हमारा तो कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए तो कर ही सकते हैं। फिर इशू ऑफ बोनस शेयर, हम बोनस शेयर भी इशू कर सकते हैं कैपिटल लॉस से। इन जर्नल हम बात कर रहे हैं जर्नल की, इन जर्नल हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं कैपिटल प्रॉफिट से, उसके लिए कुछ हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। क्लियर, तो आंसर हुआ हमारा बोथ ए एंड सी। बोनस शेयर तो इशू कर सकते हैं, कैपिटल लॉस को भी राइट ऑफ कर सकते हैं, तो ये तो दो कर ही सकते हैं। लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है बट सिचुएशंस हैं, तो इन जर्नल हम नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। इन जर्नल, जर्नली अगर हम कहें कि कैपिटल प्रॉफिट से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो नहीं कर सकते, कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको फुलफिल करेंगे तभी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो ये देख लेते हैं डिविडेंड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट। अच्छा, कैपिटल प्रॉफिट के सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से आता है हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट, दिस इज सेल और द रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, शेयर प्रीमियम आया है, प्रॉफिट ऑन रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में बचता है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन भी कैपिटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी है हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। तो ये सारे क्या है हमारे सोर्सेज हैं कैपिटल प्रॉफिट के। नाउ द कैपिटल प्रॉफिट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, हमने बताया ना इन जर्नल, तो जर्नली नॉट अवेलेबल है ये, बट इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अथोराइज करता है तो ये क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर सरप्लस जो है दैट इज रिलाइज इन कैश एंड रिमेन आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ होल ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी, बच जाता है सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन के बाद भी,
तब भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ शेयर इज 10 रुपीज़ का शेयर है और अमाउंट हैज़ बीन पेड 6 रुपीज़ पेड अप है, दैट इज़ फोरफिट कर लिया हमने 6 रुपीज़, तो इसको हम मिनिमम कितने पे रीइशू कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, 10 रुपीज़ का शेयर है हमारा, 6 ऑलरेडी हमारे पास आ गया है इसका। देखो 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, तो 10 तो हमारे पास आना ही आना चाहिए, मिनिमम, दैट इज़ मिनिमम अमाउंट। तो 6 ऑलरेडी हमारे पास है फॉरफीचर अकाउंट में, तो हमें क्या चाहिए, 4 और चाहिए। तो 4 से कम पे तो हम कर ही नहीं सकते। क्लियर? तो आंसर इज 6। नेक्स्ट, टोटल एसेट्स गिवन है 8 लाख और लायबिलिटीज गिवन है 2 लाख, शेयर 40,000, फेस वैल्यू 10 है। अच्छा, वैल्यू पर शेयर क्या होगी? सिंपल है, वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, नेटवर्थ, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। निकाल देते फटाफट से, 8 लाख माइनस 2 लाख कितना हुआ, 6 लाख। तो 6 लाख हो, क्योंकि टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो बचा हुआ किसका हुआ, शेयर होल्डर फंड हुआ ना, दैट इज नेटवर्थ। अब नंबर ऑफ शेयर कितने हैं हमारे, 40,000 के शेयर हैं, तो 40,000 कितना हुआ, दिस इज 15, तो फेस वैल्यू पर शेयर इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, ब्लड हाउंड नहीं है। कौन सा ये स्टेटमेंट गिवन, देखो 2-3 चीज़ें इनमें याद रखनी पड़ती हैं आपको। ये स्टेटमेंट है और ये एक केस था, कौन सा केस था, दैट इज किंगस्टन कॉटन मिल्स। किंगस्टन कॉटन मिल्स में ये हेल्ड हुआ था कि ऑडिटर इज नॉट वॉचडॉग, इज अ, और इसके किसके रिगार्डिंग है, ये वैल्यूएशन के रिगार्डिंग है ना। तो उसको शंकालु नहीं होना है, उसको वो क्या है, उसको सिर्फ शो देखना है, जो भी उसको दिया गया है उनको ये चेक करना है कि वो सही हैं, हर ट्रांजैक्शन में उसे सस्पिशियस नहीं होना है। तो ही इज़ नॉट अ ब्लड होंड, जस्ट वॉच डॉग है, देख रहा है, लोग डर रहे हैं कि हाँ ऑडिटर है, तो इसलिए वो अपना काम सही से कर रहे हैं। एंड जो जस्टिस थे इस केस में, किंगस्टन कॉटन मिल्स में जो जस्टिस थे, दे वो LJ लॉब थे। ये क्लियर हुआ? तो अब यहाँ हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं और इसके बाद आप ये पूरी वीडियो देखने के बाद क्विज़ ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा, क्योंकि क्विज़ में भी हमने इसी वीडियो में से कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। इसके बाद 2018 का पेपर एनालिसिस भी इस पे आ जाएगा। आप ये 2 या 3 साल के पेपर एनालिसिस करेंगे, उसमें हमने कंटेंट भी डाला है, कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जहाँ एक क्वेश्चन में आपको 4 फैक्चुअल चीज़ें, 4 इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो इस वजह से आपका जो नॉलेज है वो एनहेंस होनी चाहिए। अच्छा, क्विज़ ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्विज़ हमारी है लेट्स ऊज आउट, और फील फ्री टू कमेंट योर डाउट्स, योर क्वेरीज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।